हेलो फ्रेंड्स, ए वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने क्या क्या किया था, किडनी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट किया, उसमें किडनी और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसमें क्या टाइप, उसके क्या फंक्शन है। और हमने इसमें फंक्शंस टाइप में बोमेंस कैप्सूल, लूप ऑफ हैनली, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट सब देखा। आज की वीडियो के अंदर हम यूरिया फॉर्मेशन करेंगे एंड यूरिन फॉर्मेशन या यूरिया की साइकिल देखेंगे और यूरिन फॉर्मेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। यूरिया फॉर्मेशन या यूरिया साइकिल कहाँ अक्कर होती है? लीवर के अंदर। कहाँ होगी? लीवर के अंदर स्टार्ट होंगी, अक्कर इन लीवर। सेकंड पॉइंट क्या है? रिमूव क्या करेगा? रिमूव क्या होगा? एमोनिया और CO2 कहाँ से? किडनी, ब्लड से क्या रिमूव करेंगे हम? एमोनिया और CO2 को रिमूव करेंगे। अब जो हमारा यूरिया है वो टू ऑर्गन्स में फंक्शन करेगा, किडनी के अंदर और लीवर के अंदर। लीवर के अंदर एमोनिया की फॉर्म में होगा, तो एमोनिया की फॉर्म में अगर उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, अगर लीवर हमारा फंक्शन अच्छे से नहीं करता है तो उसकी कंसंट्रेशन, लीवर फंक्शन अच्छे से नहीं करेगा तो जो एमोनिया है वो ब्लड में हाई कंसंट्रेशन से फ्लो करेगा। इसका रिजल्ट यही आएगा, ना कि वो एमोनिया चेंज हो जाएगा यूरिया के अंदर। क्या क्या कहा गया है? लीवर इन फंक्शन, अगर लीवर बिल्कुल फंक्शन नहीं करता या एब्जॉर्ब नहीं करवाता हमारे फैट को और अदर न्यूट्रिएंट्स को, एमोनिया को एब्जॉर्ब नहीं कराएगा, तो उसमें क्या होगा? एमोनिया चेंज नहीं होगा। किसके अंदर? यूरिया के अंदर। एमोनिया नहीं चेंज होगा बल्कि वो चेंज हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा हमारा? एमोनिया का जो इंक्रीज करा देगा कंसंट्रेशन हमारी यूरिन की, नहीं, इंक्रीज कंसंट्रेशन करा देगा एमोनिया की इन ब्लड। ये लीवर के अंदर। अगर हम अब किडनी के अंदर इसका फंक्शन देखते हैं, किडनी के अंदर क्या फंक्शन होगा। किडनी की बात करें, किडनी बिकम फंक्शनलेस देन यूरिया इंक्रीज इन ब्लड। ये इसी तरह से ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा यूरिया। किडनी के अंदर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में इन यूरिया। यूरिया की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से ये किडनी के अंदर तो यूरिया की फॉर्मेशन को इंक्रीज करेगा, लीवर के अंदर एमोनिया की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा इन ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्थेनाइन साइकिल अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। जो यूरिया साइकिल है 2 फेजेस में होगी, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और सेकंड साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट, फॉर यूरिया फॉर्मेशन 2 मॉलिक्यूल्स। यूरिया फॉर्मेशन के अंदर हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे NH3 के, 3 ATP और 1 CO2 का मॉलिक्यूल मिलेगा। कितने? ATP के तो 3 मॉलिक्यूल उसमें ऐड होंगे, 1 CO2 का मॉलिक्यूल मिलेगा और एमोनिया कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 2। अब हम इसमें प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। 1 NH3 प्लस CO2 सिट्रुलिन। एक NH3 यानी 1 एमोनिया और CO2 मिलकर क्या बना लेंगे? सिट्रोलिन बना लेंगे। सिट्रोलिन के बाद सिट्रोलिन फिर NH3 एक मॉलिक्यूल ऐड होगा तो अर्गेनाइन बना लेगा। अर्गेनाइन में अर्गेनेज एंजाइम ऐड करेंगे तब यूरिया बनेगा। यानी हमारे NH3 की कितने मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं? 2 मॉलिक्यूल्स, एक तो सिट्रोलिन बनाने के लिए, एक अर्गेनाइन बनाने के लिए। हम अब यूरिया की साइकिल देख लेंगे अच्छे से। दिस इज यूरिया साइकिल। ये कितने? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 फेजेस में स्टार्ट होगी। ये हाफ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये साइटोप्लाज्म के अंदर। हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बताता है कि भाई जो वो एक NH3 और एक CO2 का कंपाउंड मिलकर क्या बना लेगा? सिट्रुलिन। और इसमें एंजाइम होगा ऑर्थेनाइन कार्बोनिल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम की हेल्प से एक एमोनिया का मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बना लेंगी सिट्रुलिन। सिट्रुलिन के बाद इसमें हम 1 ATP ऐड करेंगे और ATP ऐड करने के बाद इसमें हमारा एंजाइम यूज करेंगे अर्गेनाइन सुसाइनेट सिंथेसिस। एंजाइम यूज करके हम क्या बना लेंगे? अर्गेनाइन सुसाइनिक एसिड। अर्गेनाइन सुसाइनिक एसिड के बाद हम अर्गेनाइन बनाएंगे किस एंजाइम की हेल्प से? अर्गेनाइन सुसाइनेज एंजाइम की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? फिर यहाँ से हम फ्यूमरिक एसिड ऐड करेंगे। फ्यूमरिक एसिड ऐड करने के बाद साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में ऐड होते ही जो अर्गेनेज एंजाइम है
वो यूरिया और H2O की फॉर्म निकालेगा। साइटोप्लाज्म यानी इन प्लांट और उन प्लांट के अंदर बताया हुआ भाई कैसे कैसे प्रोसेस होगी। एक NH3 1CO2 का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, मिलकर बना लेगा सिट्रुलिन, किस एंजाइम के हेल्प से, ऑर्थेनाइन कार्बोनिल ट्रांसफरेज के एंजाइम से। सिट्रुलिन फिर एक ATP ऐड हो जाएगी उसके अंदर, ATP ऐड होने के अंदर किस एंजाइम की हेल्प से बनाएगा, आर्गेनाइन सुसाइनेट सिंथेसिस एंजाइम से आर्गेनाइन सुसाइन एसिड ये कंपोनेंट बना लेगा। फिर आर्गेनो सुसाइनेस एंजाइम की हेल्प से आर्गेनाइन बनेगा, आर्गेनाइन से फिर फ्यूमरिक एसिड फ्यूमेरिन एसिड में जाएगा, फिर यहाँ से यूरिया रिमूव आउट हो जाएगा, फिर इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड होते ही ऑर्थेनाइन बन जाएगा। ऑर्थेनाइन के बाद जो यहाँ तक है ना हमारी प्रोसेस ये साइटोप्लाज्म में चलेगी। साइटोप्लाज्म से अपर माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो जाएगा। ऑर्थेनाइन किसमें चेंज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वो एंजाइम क्या बना लेगा, कार्बोनिल फोटोसिंथेसिस। कौन से एंजाइम की हेल्प से, कार्बोनिल फोटोसिंथेसिस, कार्बोनिल फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम की हेल्प से। कार्बोनिल फिर वही हमारा फिर से वही रिएक्शन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, हमारी रिएक्शन चलती रहेगी। कार्बोनिल फॉस्फेट, फिर चेंज इनटू सिट्रुलिन, फिर आर्गेनाइन सुसाइनिक एसिड, आर्गेनाइन ऑर्थेनाइन एंड चेंज इनटू कार्बोनिल फॉस्फेट। ऑर्थेनाइन हमारा लास्ट वो पॉइंट रहेगा। अब हमने क्लियर होगा यूरिया फॉर्मेशन के, हमने पॉइंट आउट टर्म अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट हम यूरिन फॉर्मेशन क्लियर करेंगे। व्हाट इज यूरिन फॉर्मेशन? यूरिन फॉर्मेशन होता क्या है? यूरिन फॉर्मेशन थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है। इसके कितने टाइप हैं? 3 क्लासिफिकेशन है इसकी। फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कौन सी है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड है सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। थर्ड कौन सी है? ट्यूबुलर सिक्रेशन। फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। फर्स्ट हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसी प्रोसेस होती है? पैसिव होती है और नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होती है। कैसी होगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? पैसिव प्रोसेस होगी और नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होगी। In this blood infiltrated through filtration membrane and glomerular filtrate is formed। इसमें ब्लड के अंदर फिल्ट्रेशन होगा तो किसकी हेल्प से? थ्रू से होगा, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से और ग्लोमेरुलर की हेल्प से फिल्ट्रेशन होगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? प्रोटीन लेस प्लाज्मा है। अगर प्रोटीन लेस प्लाज्मा है, इट्स मीन्स दैट प्रोटीन लेस प्लाज्मा है तो उसमें ना क्या अब्सेंट होंगे, सब प्रोटीन अब्सेंट होंगे। उसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स, फैट एंड प्रोटीन ऑल अब्सेंट मिलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, अगर वो प्रोटीन लेस प्लाज्मा प्रेजेंट है। थर्ड है इट इज ड्यू टू मोर डायमीटर ऑफ अफरेंट आर्टियोल देन इफरेंट आर्टियोल। इनका डायमीटर ज्यादा मिलेगा, किनका? अफरेंट का, आर्टियोल का इफरेंट से। अफरेंट का ज्यादा मिलेगा इफरेंट से। नेक्स्ट है अगर डायमीटर इक्वल हो जाए तो उसमें कोई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होगी। डायमीटर इक्वल हो जाए किसकी? हमारी एफरेंट की और इफरेंट की, दोनों की डायमीटर इक्वल हो जाए तो उसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं होगा, नो फिल्ट्रेशन। फ्लोइंग प्रेशर्स आर प्रेजेंट, कुछ हमारे प्रेशर प्रेजेंट है। फर्स्ट है GHP। GHP होता है ग्लोमेरुलर, G से ग्लोमेरुलर, H से हाइड्रोस्टेटिक, P से प्रेशर यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सेकंड है BCOP, ब्लड कोलोडियल ओस्मोटिक प्रेशर। B से ब्लड, C से कोलोडियल, O से ओस्मोटिक, P से प्रेशर। थर्ड है CHP, C से कैप्सुलर, H से हाइड्रोस्टेटिक, P से प्रेशर यानी कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। फोर्थ है GHP तो हमारा क्या था? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब उनकी वैल्यू देखेंगे कितनी वैल्यू है, तो वैल्यू किन की देखेंगे? उनका कितना डायमीटर डिफरेंस है वैल्यू का। ये कितना? 60 to 70 मिली mm है Hg के अंदर। और BCOP की कितनी है? किस कारण से? प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, इस वजह से इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 टू। प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होता है? हमारा एल्ब्यूमिन, ये सारे प्लाज्मा प्रोटीन है। और किसका पता चल गया? GHP का तो किससे? डायमीटर डिफरेंस के कारण की कमी के कारण उसमें वैल्यू कितनी आएगी? 60 to 70 मिलीग्राम मरकरी। और BCOP की बात करें, ये प्लाज्मा प्रोटीन की डेफिशिएंसी से या प्लाज्मा प्रोटीन के कारण ही वैल्यू कम होगी, रीजन के कारण 28 to 33 मिलीग्राम मिलीमीटर Hg। अब CHP की बात करें, CHP को क्या था? कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसमें किस चीज़ की कमी होगी? हमारा कैप्सुलर की, और जो इंटरस्टैटिकल फ्लूइड है वो
की कमी के कारण हमारी वैल्यू कितनी होगी 20 mmHg होगी सिर्फ। अब नेट निकालेंगे कितनी होगी, इफ्रेटिन फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना निकलेगा GHP। हम इसके अंदर BCOP और CHP को यानी BCOP ब्लड कोलोडियल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को ऐड करेंगे और GHP से जो ऐड हुआ है वो माइनस होगा तो हमारा नेट निकल आएगा, टोटल निकल आएगा कितना 10 से 25 mmHg निकल आया। अब GFR हम डेफिनेशन से पढ़ लेंगे क्या होगा। GFR क्या है, हमारा टोटल अमाउंट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, क्या है टोटल अमाउंट ऑफ glomerular filtrate which is filtrated by all nephron of both kidney in a minute known as GFR। जो हम जितनी हमारी टोटल अमाउंट होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की सारे नेफ्रॉन्स को मिलाकर, दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन्स को मिलाकर 1 मिनट में जितने हम फिल्ट्रेशन करवाते हैं किसकी हेल्प से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की हेल्प से, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोला जाता है। वैल्यू कितनी होती है 1 मिनट के अंदर तो 125 मिलीलीटर हम इतना फिल्ट्रेट करवाएंगे और डे पर बात करें तो 180 लीटर 180 लीटर हम एक दिन में फिल्ट्रेशन करवाते हैं। GFR रेट है ये हमारा। और 1 मिनट की बात करें तो 125 मिलीलीटर। नेक्स्ट हमने अब GFR कर लिया। सेकंड थी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेकंड टाइप क्या हमारा यूरिन फॉर्मेशन का सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मतलब उसमें तो हमारी कोई फिल्ट्रेशन हो नहीं रही थी। अब सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के अंदर ये भी नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होगी, इसलिए हम इसको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल कंपोनेंट इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि इनमें क्या दोनों में फिल्ट्रेशन प्रेजेंट होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस कौन से होंगे, जो फिल्ट्रेट होंगे ब्लड से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर, इसलिए हम इसको सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बोला जाता है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है हमारा सब्सटेंस का, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का, कहाँ से, ब्लड से और किस के थ्रू, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के थ्रू, इसलिए हम उसको सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ये डन किससे होगा, अक्कर होगा हमारी डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूबुल से, प्रोक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूबुल से, लूप ऑफ हैनली से और कलेक्टिंग डक्ट से, सबसे ही अक्कर होगा। रीएब्जॉर्प्शन डन दोनों होगा, एक्टिवली भी और पैसिवली प्रोसेस से, दोनों प्रोसेस से हम रीएब्जॉर्प्शन करवाएंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के अंदर। अब कैसे करवाएंगे PCT, अब सब हम इसमें अच्छे से क्लियर करेंगे। PCT क्या है, लूप ऑफ हैनली में कितना हम एब्जॉर्ब होगा, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, इन सब के अंदर हम देखेंगे। PCT के अंदर हमें पता है क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा 65 से 70%, यानी हमारे न्यूट्रिएंट्स का कितना एब्जॉर्ब हो जाएगा, 65 से 70% तक एब्जॉर्ब हो जाएगा। 70% हमारा वाटर का हो जाएगा, सोडियम का, पोटाशियम का 75% एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। बहुत सारे कैल्शियम है उनका 90% होगा, और जो बाइकार्बोनेट प्रोडक्ट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे 100% इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे PCT के अंदर। न्यूट्रिएंट्स की बात करें, न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन कौन से होंगे, ग्लूकोज हुआ, हमारा एमिनो एसिड हुआ, फैटी एसिड, विटामिन, ये सारे कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। किस प्रोसेस से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। किससे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलेगा हमारा सोडियम का, कैल्शियम का, पोटाशियम का, इन सब का क्या चलेगा, प्राइमरी रीएब्जॉर्प्शन चलेगा। क्लोरीन का और जो अदर एनायन है ना उनका पैसिव ट्रांसपोर्ट चलेगा। क्लोरीन और अदर एनायन का पैसिव में चलेगा, और एक्टिव में सोडियम का, कैल्शियम का, इनका सबका रीएब्जॉर्प्शन चलेगा हमारा पोटाशियम का एक्टिव में। एक्टिव के अंदर हमारे आएंगे सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, और पैसिव के अंदर आएंगे हमारे क्लोरीन और जितने एनायन हैं। ओस्मोसिस का एब्जॉर्प्शन होगा वाटर के द्वारा। अब विटामिन बी, जो हमारे विटामिन रह गए, कुछ विटामिन रह गए, विटामिन बी है, विटामिन सी है, ये एक्सक्रीट हो जाएंगे यूरिन के थ्रू। अब हमने PCT देख लिया। PCT के बाद हमारी लूप ऑफ हैनली आ गई। एक बार हम डायग्राम में साथ साथ में रिविजन कर लेंगे। दिस डायग्राम यू हैव सीन, ये डायग्राम नेफ्रॉन का है। इसमें दिखाया गया भाई जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको हम प्रोक्सिमल कॉन्वोलेंटेड ट्यूबुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेंटेड ट्यूबुल। इसमें क्या क्या बताया भाई, हमारा जो H2O है, Na है, पोटाशियम है, इन सब का 70% 75% एब्जॉर्प्शन करवाता है। PCT क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे यहाँ पे। न्यूट्रिएंट्स तो पूरे 100% रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। और एक्टिवली कौन कौन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट किन किन का होगा, हमारे सोडियम का हो जाएगा, पोटाशियम का, कैल्शियम का, सबका हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। अगर क्लोरीन और जो अदर एनायन रह गए हमारे, उनका क्लोरीन और अदर एनायन उनका पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू हो जाएगा। विटामिन रह गए, विटामिन एक्सक्रीट हो जाएंगे यूरिन में। अब नेक्स्ट देख लेंगे हम लूप ऑफ हैनली।
लूप ऑफ हेनली मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है। लूप ऑफ हेनली के अंदर क्या होगी, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होगी। वाटर एंड साल्ट रीएब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर, वाटर और साल्ट रीएब्जॉर्ब हो गया। इन डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें, वाटर रीएब्जॉर्प्शन पैसिवली द कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट इंक्रीज। इसमें क्या कहा गया है, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब में जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन चलेगा वो पैसिवली चलेगा। कैसा चलेगा, पैसिव प्रोसेस में होगा, और जो कंसंट्रेशन होगी पैसिव प्रोसेस में चलेगा, लेकिन तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब असेंडिंग लिम्ब पे देखेंगे, असेंडिंग लिम्ब पे सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पर तो किसका हुआ, हमारा वाटर का, यहाँ पर किसका होगा, सोडियम का, सोल्ट का, NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होगा। वो भी किस में होगा, पैसिवली में होगा। पैसिवली कहाँ होगा, जो यहाँ पर है ना थिन सेगमेंट, जो यहाँ से पतली पतली है हमारी ट्यूब है, यहाँ से होगा तो थिन होगा, और सेगमेंट कैसा होगा, सोल्ट का, पैसिवली होगा। अब यहाँ पर क्या थोड़ा थिक हो जाता है, थिक होकर तो ऊपर यहाँ पर तो इसकी कंसंट्रेशन क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, क्योंकि पाइप पतली है। फिजिक्स का लॉ भी यही कहता है, पतली पाइप होगी उसमें यूरिया की फॉर्मेशन या ब्लड फॉर्मेशन ज्यादा जाएगी एज कम्पेयर टू थिक पाइप। इसी तरह से यहाँ पे थिक सेगमेंट आने की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन का वो कम हो जाएगा। फिल्ट्रेशन का कंसंट्रेशन कम होने के कारण ये बेस है लूप ऑफ हेनली का, फिल्ट्रेशन हो जाएगा लूप ऑफ हेनली का कंप्लीट होने से, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक के अंदर, क्योंकि इसमें नेफ्रॉन का डाइल्यूट सेगमेंट होगा, डाइल्यूट सेगमेंट होने के कारण। थर्ड आ गया हमारा DCT। DCT क्या बताया गया है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर रीअकर। अब यहाँ पर कुछ कई बार ऐसा होता है भाई रीअब्जॉर्प्शन रह जाता है हमारा सोडियम का और वाटर का, लेकिन ये दोबारा से इसको फिर रीएब्जॉर्ब कराएगा, और इन प्रोक्सिमल पार्ट सोल्ट रीएब्जॉर्ब होगा एक्टिवली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। अगर हमारा जो प्रोक्सिमल पार्ट है ना वो सोल्ट में रीएब्जॉर्ब कराएगा तो एक्टिवली प्रोसेस कराएगा। एक्टिवली प्रोसेस क्यों करवाएगा, क्योंकि उसके अंदर एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंस होने के कारण जो सोल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होगा PCT के अंदर वो एक्टिवली होगा। अब डिस्टिल पार्ट की बात करें, जो यहाँ पर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बता रखा है, वो कौन सी प्रोसेस बताया, एक्टिवली, क्योंकि उसमें कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के कारण। इसी तरह से डिस्टिल पार्ट वाटर रीएब्जॉर्ब होगा पैसिवली, यहाँ पर वाटर रीएब्जॉर्ब होगा पैसिवली, क्योंकि इसमें कौन सा हार्मोन होता है, हमारा ADH हार्मोन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। समझ में आ गया। प्रोक्सिमल पार्ट में अगर सोल्ट क्या होगा, रीएब्जॉर्ब होगा तो एक्टिवली होगा, किस कारण, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के कारण। इसी तरह से ADH में वाटर रीएब्जॉर्ब होगा डिस्टल पार्ट में, तो वो ADH हार्मोन के कारण कैसा होगा, पैसिवली होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मोर वाटर मिलेगा, कुछ साल्ट मिलेगा, कंसंट्रेशन कुछ यूरिया रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ADH प्रेजेंस होने के कारण वाटर फिर रीएब्जॉर्ब होगा, वाटर फिर रीएब्जॉर्ब होने के कारण यूरिन के अंदर हाइपरटोनिक प्रोसेस हो जाएगी, हाइपरटोनिक फॉर्म में यूरिन प्रेजेंट होगा। हाइपरटोनिक्स यानी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा यूरिया बनना स्टार्ट होना, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हायर कंसंट्रेशन मिलना हमारी यूरिन की, उसको हम हाइपरटोनिक बोलते हैं। ह्यूमन, थर्ड पॉइंट क्या है, ह्यूमन कैन प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड यूरिन देन इनिशियल फिल्ट्रेट। जो इनिशियल फिल्ट्रेशन होता है ना उससे ह्यूमन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेशन होती है यूरिन की। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई, यूरिया एब्जॉर्ब होगा डिस्टल पार्ट में, तो कलेक्टिंग डक्ट इनटू मेडुला पैसिवली। यूरिया अगर डिस्टल पार्ट में एब्जॉर्ब होता है कलेक्टिंग डक्ट के बाद,